Hey guys, welcome back to my channel Learning with खुशबू एंड आई एम योर फ्रेंड खुशबू शर्मा। सो गाइस, जैसा कि हमारा ऑल एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए सीरीज़ चल रही है, क्वेश्चन सीरीज़। तो आज जो है मैंने कल आपको 15 क्वेश्चन करा दिए थे, उसी के कंटिन्यू करेंगे आज 15 क्वेश्चन। ये एसटेट के थे, कल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए थे मैंने, जो एसटेट वाले हैं, यूपी टेट वाले हैं, सी टेट वाले हैं, सबके लिए ये इक्वली सबके लिए बेनिफिट है इसमें। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी वॉच करिएगा। चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं। ओके, 16 क्वेश्चन है, किसने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया है? बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वॉज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप की गई है? अल्फ्रेड बीने, हॉवर्ड गार्डनर, फ्रांसिस गैल्कन या फिर बीएस ब्लूम? व्हाट इज द राइट आंसर? मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बताइए। देखिए, काफ़ी लोग ना इंटेलिजेंस में बहुत ही ज़्यादा वो रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि क्या होना चाहिए, क्योंकि बीने हो गया, स्टनर हो गए, काफ़ी सारे हैं जिन्होंने इंटेलिजेंस के बारे में बताया है। ठीक है, तो अधिकतर कुछ लोग इसमें बीने आंसर भी लगा सकते हैं जिनको नॉलेज नहीं होगी, बट अगर जिसने पूरा अच्छे से पढ़ा है तो उसको पता होगा कि हार्वर्ड गार्डनर इज द राइट आंसर। क्या होगा इसका राइट आंसर? हार्वर्ड गार्डनर। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा हार्वर्ड गार्डनर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सिद्धांत के रूप में निर्मितवाद, ठीक है, तो क्या होगा? अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित करता है, अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने का भूमिका पर जोर देता है, सूचनाओं को रटने तथा प्रत्यास्मरण द्वारा परीक्षण पर जोर देता है, या शिक्षक की प्रधान भूमिका पर जोर देता है? बताइए क्या होगा, बताइए। कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ थ्योरी, मतलब एक सिद्धांत के रूप में निर्मितवाद अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित करता है, मतलब कि फोकस इज ऑन द रोल ऑफ इमिटेशन। अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है, एम्फेसिस द रोल ऑफ द लर्निंग इन कंस्ट्रक्टिंग हिज ओन व्यू ऑफ द वर्ल्ड। सूचनाओं को रटने तथा प्रत्यास्मरण में, एम्फेसिस ऑन मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन एंड टेस्टिंग थ्रू रिकॉल। देन शिक्षक की प्रधान भूमिका पर जोर देता है, एम्फेसिस ऑन द डोमिनेंट रोल ऑफ द टीचर। तो व्हाट इज द राइट आंसर? तो सो राइट आंसर इज सेकेंड, अधिगमता को स्वयं के शब्दों के निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये इसमें मिसप्रिंट होकर आ रखा है, पढ़ाते समय आना चाहिए। व्याख्यान विधि को, दत्त कार्य को, कहानी कथन को या समूह चर्चा को? किस पर जोर देना चाहिए छोटी कक्षाओं में पढ़ाते समय? वाइल टीचिंग इन लोअर क्लास, अ टीचर शुड प्रिफेयर लेक्चर मेथड, असाइनमेंट, स्टोरी टेलिंग या ग्रुप डिस्कशन? तो देखिए, जब निचली कक्षा की बात हो रही है, जब भी हम क्वेश्चन का आंसर दें तो ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि किस कक्षा की बात हो रही है। निचली कक्षा की बात हो रही है तो स्टोरी टेलिंग इज द राइट आंसर। ओके, देन 19 क्वेश्चन है, अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है, क्योंकि किस लिए कठिन है? तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते, या तत्परता के अधिकतर तत्व बाह्य रूप से दृश्य नहीं होते, अभिभावक अपने बच्चों की उपलब्धि के लिए धकेलते हैं, या शिक्षक विद्यार्थियों के बाह्य व्यवहार का निर्णय करने में कमज़ोर होते हैं? बताइए कि इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर टीचर टू असेस प्यूपल रेडीनेस फॉर अ लर्निंग टास्क बिकॉज ऑल द एलिमेंट ऑफ रेडीनेस डू नॉट मैच्योर एट सेम टाइम, मैनी एलिमेंट्स ऑफ रेडीनेस आर नॉट आउटवर्डली विजिबल, parents force their children to achieve, teachers are poor in judge people over behavior? बताइए। सो द राइट आंसर इज फर्स्ट, तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20।
20 क्वेश्चन है, युवा अधिगमकर्ताओं में निम्न में से कौन पढ़ने में कठिनाई का घोतक नहीं है? अक्षर व शब्द अभिज्ञान में कठिनाई, पठन गति व प्रवाह में कठिनाई, शब्दों व विचारों को समझने में कठिनाई, या स्पेलिंग निरंतरता में कठिनाई? तो बताइए क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ रीडिंग डिफिकल्टी अमंग यंग लर्नर? डिफिकल्टी इन लेटर एंड वर्ड रिकॉग्नाइजेशन, या फिर डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड स्पीड एंड फ्लुएंसी, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स एंड आइडिया, डिफिकल्टी इन स्पेलिंग कंसिस्टेंसी? बताइए किस में कठिनाई होती है? सो द राइट आंसर इज सेकंड, पठन गति व प्रवाह में कठिनाई। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21। इरफान खिलौने तोड़ता है तथा उसके अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है, तो आप क्या करेंगे? इरफान ब्रेक्स टॉयज एंड डिसमेंटल्स देम टू एक्सप्लोर देयर कंपोनेंट्स, व्हाट वुड यू डू? आप क्या करेंगे? तो इरफान की कभी भी खिलौने के साथ खेलने नहीं देंगे, सदैव कड़ी नज़र रखेंगे, उसकी जिज्ञासु प्रकृति को बढ़ावा देंगे तथा उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे, उसे बताएंगे कि खिलौने नहीं तोड़ने चाहिए। तो बताइए आप क्या करेंगे? देखिए मैंने आपको बताया है कि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, या फिर मैं कहूँगी पैडागॉजी में आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं पॉजिटिव वे में, हम उसको क्या समझा सकते हैं। कभी भी नेगेटिव वे में आंसर नहीं पूछा जाता है, पॉजिटिव वे में अधिकतर आंसर पूछा जाता है। तो आपको इसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आंसर कौन सा लगता है? देखिए, इन आउट करना मैंने आपको समझाया है कि क्रॉस करें इन क्वेश्चन आंसर्स को, या फिर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन्हें हटाना सीखें। जैसे इसमें पहले बोला इरफान को कभी भी खिलौने के साथ खेलने नहीं देंगे, तो देखिए ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, काट दिया। सदैव कड़ी नज़र रखेंगे, ऐसा भी नहीं है। एज अ पेरेंट्स या फिर एज अ टीचर आप हमेशा उस पर नज़र नहीं रख सकते, तो ये भी गलत है। उसकी जिज्ञासु प्रकृति को बढ़ावा देंगे तथा उसकी ऊर्जा का दिशा प्रदान करेंगे, तो देखिए ये सही लग रहा है, तो ये राइट है। या उसे बताएंगे खिलौने नहीं तोड़ने चाहिए, कितना ही आप बता लो, पर बच्चों को ऐसा समझाना पॉसिबल ही नहीं है। तो राइट आंसर इज सी, कि उसकी जो जिज्ञासु, उसके अंदर जो चीज़ें खोजने की क्षमता है, कि वो चीज़ों को तोड़कर वो देख रहा है उसके अंदर क्या चीज़ है, तो उसकी प्रवृत्ति को दिशा प्रदान करेंगे। कि उसको मतलब ये नहीं है कि उससे कहेंगे कि तोड़ दो सामान, ऐसा नहीं है। नेगेटिव वे में नहीं, उसको पॉजिटिव वे में समझाएंगे कि उसकी जो मतलब उसके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग आ रही है, जो वो समझने की कोशिश कर रहा है, तो उसको इनकरेज करेंगे, और उसकी जो वो वाली एनर्जी वो जो तोड़ने में लगा रहा है, उसको कहीं और हम लगवाएंगे उस एनर्जी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22। मानव विकास की व्यवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, गोल्डन एज, कौन सी होगी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, या फिर प्रौढ़ावस्था? कौन सी अवस्था है जिसे गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं, गोल्डन एज कहा जाता है? बाल्यावस्था को। ओके, चलिए, वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है, सहयोगात्मक उसके स्थिति की सीमा में नहीं है। द कैरेक्टरिस्टिक विच इज नॉट लिमिटेड विथ कोऑपरेटिव सिचुएशन इज, आमने सामने अंतर प्रक्रिया, मतलब फेस टू फेस इंटरेक्शन, व्यक्ति जवाबदेही, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, कार्यों पर जोर, एम्फेसिस ऑन टास्क, शिक्षक केंद्रित, या फिर टीचर सेंटर्ड। वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है, कोऑपरेटिव सिचुएशन में, तो क्या आएगा? टीचर सेंटर्डनेस, डी। देन 24 क्वेश्चन है, एक शिक्षण विधि में दो या अधिक शिक्षण सहयोग पूर्वक विषयों की योजना बनाते हैं, पूरा करते हैं तथा सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवृत्ति रूप से करते हैं। यह विधि कहलाती है कि द टीचिंग मेथड इन विच 2 or more teacher make a plan of the subject cooperatively, carried it out and always evaluate its effect on the student periodically. It is called audio visual teaching, means श्रव्य दृश्य शिक्षण, टोली शिक्षण, टीम टीचिंग, दृश्य शिक्षण, विजुअल टीचिंग, या फिर व्यक्तित्व शिक्षण, मीन्स इंडिविजुअल टीचिंग। बताइए
कौन सी टीचिंग होगी? संयुक्त पूर्वक विषयों की योजना बनाते हैं जिसमें, सो इट इज टोली शिक्षण, टीम टीचिंग। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन है, सृजनात्मकता के बारे में क्या गलत है? क्या चीज गलत बताई गई है? सृजनात्मकता के बारे में क्या चीज गलत है? विच इज इनकरेक्ट अबाउट क्रिएटिविटी। ठीक है, सृजनात्मक तथा बुद्धि सदैव साथ साथ चलते हैं। क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस ऑलवेज गो हैंड टू इन हैंड। सृजनात्मकता में लचीलापन होता है। क्रिएटिविटी इज फ्लेक्सिबल। सृजनात्मकता सार्वभौमिक प्रत्यय है। क्रिएटिविटी इज यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। सृजनात्मकता में अहम का समावेश है। तो क्रिएटिविटी कैरीज ईगो इन्वॉल्वमेंट। बताइए, क्रिएटिविटी के बारे में पूछा गया है कि क्या चीज गलत है। ये जरूर देखें कि क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा गया है या फिर नेगेटिव में। सो द राइट आंसर इज ए, सृजनात्मक तथा बुद्धि सदैव साथ साथ चलते हैं, ये गलत है। ठीक है, क्रिएटिवनेस एंड इंटेलिजेंस एक साथ नहीं चलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है, व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्न में से संबंधित होता है? सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष में, या फिर सीखने के भावात्मक पक्ष में, सीखने के क्रियात्मक पक्ष से, या फिर सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से? किससे होता है? संवेगात्मक पहलू निम्न में से संबंधित है, बताइए। The emotional aspect of behavior falls in cognitive domain of learning, affective domain of learning, cognitive domain of learning या psychological domain of learning। तो इमोशनल संवेगात्मक पूछा है, सो राइट आंसर क्या होगा इसका? भावात्मक ही होगा। जब इमोशनल से अटैच्ड है तो अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग। ओके, देन नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन, जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? When learning in one area helps in learning another area, it is called पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम का धनात्मक अंतरण। नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम का ऋणात्मक अंतरण। जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम का शून्य अंतरण। एंड एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम का परम अंतरण। क्या होएगा बताइए? इसमें पूछा है जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र में सहायता करता है तो देखिए ऋणात्मक नहीं होगा, शून्य नहीं होगा, परम अंतरण नहीं होगा, धनात्मक होगा ना, पॉजिटिव ट्रांसफर ही तो होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, एक अच्छा विद्यालय वह है जो कड़ी प्रतियोगिता की भावना पर बल जोर देता है, जहाँ प्रत्येक बालक खुशी का अनुभव करे, वह बिना एक दूसरे के सहयोग से व्यक्तिगत रूप से सीखे, जो बालक के सामाजिक स्तरीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील प्रेरणास्पद बनाए, या फिर जो आदर्श उत्तरों को याद करने पे जोर दे। तो देखिए पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अच्छा विद्यालय है तो पॉजिटिव में आंसर पूछा है, जो कड़ी प्रतियोगिता की भावना पर जोर दे। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, कॉम्पिटिटिवनेस पे सभी नहीं विद्यालय जोर देते। ठीक है, फिर जहाँ प्रत्येक बालक खुशी का अनुभव करे, वह बिना दूसरों के सहयोग से व्यक्तिगत रूप से सीखे, ये थोड़ा सही है। जो बालक के सामाजिक स्तरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील और प्रेरणास्पद बनाए, ये भी सही है लग रहा है। जो आदर्श सूत्रों को याद करने में जोर दे, ये भी सही नहीं है। तो जो आंसर होगा वो बी और सी में से एक होगा। अ गुड स्केल इज 1। ऐसा होना चाहिए, जो बालक को सामाजिक स्तरीकरण को समझे और कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील और प्रेरणास्पद बनाए, विच कुड अंडरस्टैंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन of child and makes the class environment progressive and inspired. Okay, so right answer is C. The next question is 29, एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, क्या होगा? एक अच्छे the most important quality of a good teacher is विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, अच्छा संप्रेषण कौशल, विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना, या प्रभावी नेतृत्व का गुण। बताइए। देखिए ये जो 29 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपका ये मैं होमवर्क क्वेश्चन बोलती हूँ, HW है ये आपका। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में
2 टाइप के आंसर्स मिल रहे हैं और दोनों ही मतलब दोनों ही वो राइट हैं, क्योंकि अपने हिसाब से ये दोनों ही इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं वो राइट हैं। तो इसलिए वो दो टाइप हैं, जो 2 इसके ऑप्शंस हैं जो राइट हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपके हिसाब से कौन सा इसका राइट आंसर होना चाहिए। और प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपने लास्ट क्वेश्चन भी मैंने होमवर्क में दिया था, आपने कोई कमेंट नहीं किया, इसलिए मैंने आज उसके बारे में पूछा ही नहीं, क्योंकि जब आप कमेंट ही नहीं करते तो कोई फ़ायदा नहीं है ना डिस्कशन करने का। अगर आप कमेंट करते तो मैं डिस्कस भी करती। तो इस क्वेश्चन को मैं कल आपसे डिस्कस ज़रूर करूँगी या नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज 2 क्लासेस हो गई हैं तो कल हिंदी की क्लास होगी। तो ये क्वेश्चन आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूँगी, फिर आपको बताऊँगी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पे चलते हैं। 30 क्वेश्चन है। एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, यह तरीका उपयुक्त नहीं है। समूह वार्तालाप के लिए, प्रोजेक्ट विधि के लिए, प्रदर्शन के लिए या प्रश्नोत्तर के लिए। क्या है? एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है। When learning is नहीं in a classroom a teacher is using student centered approach for teaching, the method is not suitable for। कौन सा मेथड सुटेबल नहीं होगा? ग्रुप डिस्कशन, प्रोजेक्ट मेथड, प्रदर्शन के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन या फिर प्रश्नोत्तर के लिए। क्वेश्चन आंसर मेथड बताइए। सो द राइट आंसर इज डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन के लिए। ओके, उपयुक्त नहीं होगा। ओके, तो इसका राइट आंसर है सी। तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस थे। कल एक नए क्वेश्चंस के साथ नया कुछ कराऊंगी, बट इसका जो SW का क्वेश्चन है ये देख लीजिए एक बार आप सब लोग, और ज़रूर इसका आंसर रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड आप बताइए जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं या जो बच्चे या फिर जो स्टूडेंट्स में से जुड़े हैं जो वीडियो देख रहे हैं, उनको वीडियो कैसी लग रही है, प्लीज़ अपने कमेंट में बताया कीजिए कि आपको कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो मैं उसको और भी अच्छे ढंग से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये हिंदी में क्वेश्चन लाई हूँ, इसी के इंग्लिश में भी क्वेश्चन लाऊँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में कराऊँ, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो मैं और अच्छे से और भी अच्छे से आपको इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करूँगी। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस लेके आऊँगी, ठीक है। तो इससे आपको भी सुविधा होएगी। ओके, तो प्लीज़ कमेंट करा कीजिए तो मुझे भी समझ में आएगा, क्योंकि हिंदी के लिए मेरे से बच्चों ने बोला था, इसलिए मैं हिंदी में लेके आई हूँ ये क्वेश्चंस। अगर इंग्लिश वाले बच्चे हैं जो चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में भी क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करने शुरू कर दूँगी। ओके, जितना मुझसे हो सकेगा मैं आप सबकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी, पर उसके लिए आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, ठीक। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्निंग विद खुशबू।